हेलो स्टूडेंट्स, वरदान डिजिटल क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली जो वीडियो है उसमें हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान का एक सामान्य परिचय के ऊपर, और अभी हम जो बात करेंगे वो चर्चा करेंगे भारतीय संवैधानिक विकास कालक्रम पे। लेकिन चर्चा करने से पूर्व एक बार फिर से मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, बात करते हैं भारतीय संवैधानिक विकास कालक्रम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि भारतीय संविधान कोई अचानक से बनने वाला कोई संविधान नहीं था, क्योंकि कोई भी किसी भी देश की शासन व्यवस्था है अचानक से किसी नए मोड़ पे नहीं आती है। उस शासन व्यवस्था को बदलने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया की देन होती है, और उसी प्रक्रिया के अधीन अगर मैं भारतीय संदर्भ पे बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में एक समय था जब राजतंत्री व्यवस्था हुआ करती थी, और राजतंत्री व्यवस्था से अचानक से लोकतंत्री व्यवस्था यहाँ पे प्रादुर्भाव में नहीं आई है। कहीं ना कहीं हम कहें क्या अचानक से, ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बिल्कुल बन के तैयार हो गया, हम बिल्कुल तैयार बैठे थे, ऐसा नहीं रहा है। इसके पीछे जो मेन रीजन रहा कि राजतंत्री व्यवस्था से लोकतंत्री व्यवस्था का जो सफर रहा, जो यात्रा रही, उस यात्रा को ही हम यहाँ पे संवैधानिक विकास कालक्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए, जैसा कि आपको सभी को पता है कि भारत जो राजतंत्री व्यवस्था वाला देश रहा है, इस राजतंत्री व्यवस्था के ऊपर समय समय पर बहुत सारी विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों ने लगातार हमले किए और भारत को अपने अधीन रखा। जैसे कि हम बात करें, जैसे कभी यहाँ पे कभी हून आए, कभी कुषाण आए, कभी शक आए, कभी मौर्य आए, तो कभी मुगल आए। अगर हम चर्चा करें मुगल संदर्भ में, तो मुगल वंश की अगर बात की जाए तो मुगल वंश के भारत में संस्थापक रहे बाबर। ठीक है, बाबर सबसे पहले भारत में आता है, बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद में अकबर आता है। और जब अकबर भारतीय राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत था, देन उस समय की अगर मैं चर्चा करूं तो उस समय भारत की जो राजतंत्रीय व्यवस्था कहें या जो शासन व्यवस्था एक चरम के ऊपर थी। और क्योंकि अकबर एक ऐसा प्रतापी शासक था जिसने मतलब कि बहुत अच्छे से भारतीय शासन व्यवस्थाओं को ये सुचारू रूप से चला पा रहा था। तो यहाँ जब अकबर का शासन रहा, उसी अकबर के शासन के दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां भी घटित हुई हैं जिसके तहत धीरे धीरे करके एक लोकतंत्रीय व्यवस्था वाला समूह धीरे धीरे भारत में एंटर होता है। तो हम वहां पे चर्चा करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा रफली हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। विश्व में महाद्वीप है, टोटली महाद्वीपों की अगर बात करें तो मान के चलते हैं कि विश्व में महाद्वीप है टोटल 7। ठीक है, अभी वैसे एक रफली आइडिया हम लेकर के चल रहे हैं कि 7 महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये हमारे महाद्वीपों का एक स्वरूप बनता है। ठीक है, ये लीजिए, इस तरीके से हमारा एक स्वरूप बन करके सामने आता है। अब यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये अंटार्कटिका, तो नीचे आता है अंटार्कटिका, जस्ट ऊपर ये एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर एक रफली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसा कि आपको पता है कि भारत का कोई निश्चित यहाँ पर भौगोलिक स्वरूप नहीं था जब मुगल यहाँ पे थे, विशेष करके अकबर जब रहा है तो अकबर ने भारत के आसपास के क्षेत्रों को भी अपने अधीन रखा है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत का नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र हुआ करता था, इस क्षेत्र को बोला जाता था दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये क्षेत्र कहलाता था दक्षिणी पूर्वी एशिया। और जैसा कि आपको पता है कि विश्व में समय समय पर अनेक शक्तियों ने जन्म लिया है। जैसे कि स्टार्टिंग फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फ्रांस जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश रह चुका, फ्रांस, लुई 14 का नाम सभी ने सुना होगा। लुई 14 के समय लोग कि यहाँ पे फ्रांस विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था। और लुई 14 जो कि उनका कथन था एक, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, लुई 14 कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। राइट ना, ये जो कथन है ये लुई 14 का था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे मुखमंडल से निकला हर एक शब्द कानून। तो इतना एक तानाशाही व्यवस्था वाला समूह था, यहाँ पे लुई 14 रहा। लेकिन लुई 16 के समय आते आते, जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर चर्चा की होगी, हिस्ट्री पार्ट में हमारी बातें होती है कि लुई 16 के समय आते आते जो फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो यहाँ पे राजतंत्री जो व्यवस्था थी वो राजतंत्री व्यवस्था धीरे धीरे करके और ये धूमिल हो गई और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जन्म लिया था। अमेरिका के बाद में विश्व का दूसरा देश यहाँ पे फ्रांस ही था जिसमें संविधान बना था। राइट है, तो यहाँ पे फ्रांस में धीरे धीरे ये शक्ति हस्तांतरण हुई और ये शक्ति का जो प्रारंभ था ये इधर से इधर जाता है। और यहाँ पर जो देश है जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, ठीक है,
तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन धीरे धीरे करके यहाँ पर एक शक्तिशाली समूह बनता जा रहा था। और ये जो घटना की मैं बात कर रहा हूँ, ये घटना भी एक ब्रिटेन की ही है। ब्रिटेन का लंदन शहर की घटना है। लंदन की हम बात करेंगे, ब्रिटेन के लंदन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच, घटना सन 1591 की है। रॉल्फ फिच जो कि ब्रिटेन का एक नागरिक है। और जब 1591 की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में आता है कि भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो किसकी थी? अकबर की। तो भारत में शासन व्यवस्था रही है अकबर की। और इसी संदर्भ में यहाँ पे रॉल्फ फिच नामक जो एक अंग्रेज व्यक्ति है, यह व्यक्ति दुनिया घूमने की सोचता है। और दुनिया घूमता घूमता यहाँ पर कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचता है। और जैसे ही भारत पहुंचा तो भारत की दसों दिशा को देख करके बड़ा ही हक्का बक्का सा रहा, क्योंकि यहाँ पर रॉल्फ फिच ने देखा कि भारत एक खुशहाल देश था, एक समृद्ध देश था। यहाँ की नगरीय व्यवस्था हो, चाहे मतलब कि यहाँ के आम प्रजा की बात करें तो बड़ी खुशहाल थी। और अकबर जैसा प्रतापी शासक को जैसे इसने देखा, वापस जाता है ब्रिटेन, जाकर के इसकी सूचना देता है। और ब्रिटेन ने जैसे ही सूचना दी, उसके बाद में ब्रिटेन के व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ी कि एक ऐसा एक कहें तो खुशहाल जो देश है, समृद्धशाली जो देश है, उस देश के अंदर अगर जाया जाए और वहां पे अगर व्यापार किया जाए तो ऑफकोर्स हमारा व्यापार और भी ज्यादा अच्छे से यहाँ पे आगे बढ़ेगा, राइट ना। तो यहाँ पे ये सारी चर्चाएं यहाँ पे चल रही हैं ब्रिटेन के अंदर। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, भारत की, जैसे कि आपको पता है कि भारत की खोज करने वाले कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहाँ पे भारत की खोज करने वाले रहे हैं, जो कि सबसे पहले 1498 की अगर मैं बात करूं तो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचे थे। ठीक है, वापस से जो वास्को डी गामा भारत आया था, ये 1502 में दोबारा से इसने यात्रा की थी। 1502 की अगर बात करें तो दोबारा से भारत की यात्रा करते हैं। और देन उसके बाद में सन 1503 में, याद रखिएगा, सन 1503 में भारत के अंदर यहां पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और ये फैक्ट्री लगाई गई थी कहां पे? कोचीन में। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुर्तगालियों द्वारा भारत में फैक्ट्री लगाई गई वो कहां लगी थी? कोचीन के अंदर लगी थी 1503 में। तो याद रखें। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि सन 1505 के अंदर भारत में एक और पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब भारत आया 1505 में तो अपने साथ में लाया था तंबाकू का पौधा। तो भारत में सबसे पहले जो विदेशी पौधा लाया गया वो तंबाकू का पौधा रहा, जिसे हम नीले पानी की नीति के नाम से भी जानते हैं। नीले पानी की नीति से हमारा तात्पर्य है कि हिंद महासागर पर पुर्तगाली प्रभुत्व का स्थापित होना, जिसको बोला गया था नीले पानी की नीति के नाम से। लेकिन साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले आया वास्को डी गामा, लेकिन स्थल मार्ग से जो भारत आने वाला जो पहला यहां पे व्यक्ति रहा उसका नाम था जॉन मिल्टन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहला स्थल मार्ग से भारत आने वाला पुर्तगाली यात्री जॉन मिल्टन। सबसे पहला जो यात्री भारत आया वो जॉन मिल्टन रहा स्थल मार्ग से, जबकि भारत में सबसे पहले आने वाला था वास्को डी गामा। लेकिन यहां पर लंदन से भारत के लिए आया था रॉल्फ फिच। 1591 में भारत की दसों दिशा देख करके ब्रिटेन में जाकर के जानकारी देता है। वहां के व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर आई, भारत में व्यापार करने की सोचते हैं। और जब व्यापार करने की यहाँ पे सोची जाती है तो याद रहे, जैसे ये व्यापार करने की यहाँ पे सोची गई भारत में, तो उसके बाद में याद रखिएगा लंदन के अंदर एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसको नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में की गई। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 को यहां पे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अगर मैं बात करूं, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले व्यापारिक स्वीकृति दी गई थी, जो कि 15 वर्षों की दी गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि हम यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया में जाएंगे और यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो ये कोई स्पेशली भारत के लिए नोटेड नहीं था, ये दक्षिण पूर्वी एशिया था जिसके लिए यहाँ पर व्यापारिक स्वीकृति दी गई थी। तो प्रश्न आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में
व्यापार करना था और दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक स्वीकृति हेतु सबसे पहले एक राजदूत को भेजा भारत में, और इस राजदूत का नाम था विद्वानों विलियम हॉकिंस। क्या नाम है? विलियम हॉकिंस। तो सबसे पहले भारत में आया विलियम हॉकिंस। याद रखिएगा, सबसे पहले भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत था विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस भारत आया सन 1608 में। 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आता है। और जब भारत ही पहुंचा तो भारत में, क्योंकि आप सभी को पता है कि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में, और अकबर की जगह नए शासक बन चुके थे जिनका नाम था जहांगीर। तो याद रहे, विलियम हॉकिंस सन 1608 में किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जैसे ही जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो इसने जहांगीर से मुलाकात की थी दिल्ली में। जहांगीर से मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर, जहांगीर से मुलाकात करता है और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 की मनसबदारी दी। 400 मनसब दिए। तो 400 की मनसब दी जाती है विलियम हॉकिंस को, और विलियम हॉकिंस को व्यापारिक स्वीकृति प्राप्त होती है भारत में। लेकिन जहांगीर ने यह कहते हुए फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया था विलियम हॉकिंस को कि हमने ये जो स्वीकृति है ऑलरेडी पुर्तगालियों को दे रखी है, तो पुर्तगालियों के पास में स्वीकृति होने के कारण ये स्वीकृति हम आपको नहीं दे सकते, हम आपको यहाँ पे मनसब दे सकते हैं। तो 400 का मनसब इन्हें बनाया गया था। बट उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पे विलियम हॉकिंस ने मतलब कि जहांगीर से वापस से पुनः मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिल पाई थी, बहुत सारी किताबों में लिखा मिलता है कि सन 1608 ईस्वी की अगर बात की जाए कि 1608 ईस्वी में यहाँ पर जहांगीर ने व्यापारिक स्वीकृति दी और सबसे पहले हमने फैक्ट्री लगा दी। सूरत में ये फैक्ट्री लगी 1608 में, बट ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि हाँ ये कंफर्म है कि विलियम हॉकिंस स्वीकृति लेकर के यहाँ पे सूरत में गया था, सूरत में फैक्ट्री लगाने का भी इरादा था, लेकिन सूरत के ऊपर अधिकार था पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों ने विलियम हॉकिंस को यहाँ से भगा दिया। वापस जाता है, वापस लंदन पहुंचा। लंदन पहुंचता है, महारानी एलिजाबेथ को सूचना देता है कि वहाँ के जो राजा हैं, महाराजा ने हमें स्वीकृति दे दी, हमारे देश से स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन जिस क्षेत्र पर अधिकार है पुर्तगालियों का है वो हमें फैक्ट्री लगाने नहीं दे रहे। और ऐसे में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा सन 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में एक नौसेना भारत भेजी गई। तो यहाँ पे कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में नौसेना भेजी जाती है 1612 में, और 1612 में ये नौसेना यहाँ पे आती है। समुद्री मार्ग से भारत की ओर आ रही थी। जैसे समुद्री मार्ग से लोग आ रहे थे, इनकी जहाजी बेड़े इधर से आ रहे थे, तो इधर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो पुर्तगालियों ने सोचा कि यहाँ पे इन अंग्रेजों को हम यहीं पे रोकते हैं, समुद्र में रोक देते हैं, तो इधर से पुर्तगाली भी अपने जहाजी बेड़े लेकर के समुद्र में आए। और इसी समुद्र के बीच में सन 1612 में इनके बीच में युद्ध होता है, जिसे बोला जाता है समुद्री युद्ध। तो समुद्री युद्ध किन किन के बीच में हुआ? अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, सन 1612 में हुआ था। लेकिन इस युद्ध में पुर्तगाली हार जाते हैं, अंग्रेज जीते, और अंग्रेज जीत करके यहाँ पर सबसे पहले इस क्षेत्र पर पहुंचते हैं 1612 में, और इनकी फैक्ट्री लगते लगते सन 1613 का साल होता है। और सन 1613 में अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ पे? सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो सूरत में फैक्ट्री लगाई गई, लेकिन पूर्ण व्यापारिक अनुमति नहीं होने के कारण सूरत में फैक्ट्री लगी थी। सूरत के अलावा यहाँ पे आसपास में आगरा में, अहमदाबाद, बड़ौच में, इन क्षेत्रों में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाने की काम शुरू करना था, बट ये कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि सूरत की अगर बात की जाए तो सूरत से व्यापार संचालित कर रहे हैं पूरे देश में। तो ऐसे में पूरे देश में व्यापार करेंगे तो मुनासिब नहीं था व्यापार करना। और देखते देखते जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 15 वर्षों की स्वीकृति थी, ये स्वीकृति भी पूर्ण होने को आई। जैसे स्वीकृति पूर्ण होती है, 15 वर्षों की स्वीकृति पूर्ण होती है, 15 वर्षों की स्वीकृति 1600 में स्थापित है, तो सन 1615 में पूर्ण हो जाएगी। सन 1615 में जैसे ही स्वीकृति पूर्ण होती है, सन 1615 में वापस से यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इस व्यापारिक स्वीकृति को फिर से अनुरोध करके बढ़ाया जाता है। और जैसे ही बढ़ती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक और राजदूत भारत भेजा जाता है सन 1615 में, और इसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो भारत आया सन 1615 में। 1615 में सर टॉमस रो भारत आता है। भारत आकर के सीधा पहुंचता है कहां पे? दिल्ली में। लेकिन जहांगीर दिल्ली नहीं था, जहांगीर उस समय गया हुआ था यहां पे भारत के अंदर हुआ कि जैसा कि आपको पता होगा, भारत में एक राज्य है राजस्थान, और राजस्थान का जो हृदय केंद्र कहलाता है
आपको क्लियर कर दिया जाए, राजस्थान का हृदय केंद्र, और हृदय केंद्र क्या कहलाता है? अजमेर। तो राजस्थान का हृदय केंद्र कहलाता है अजमेर, और अजमेर में बनी हुई है ख्वाजा साहब की दरगाह। ख्वाजा साहब की क्या थी? दरगाह। तो ख्वाजा साहब की दरगाह पर मत्था टेकने के लिए गया हुआ था जहांगीर अजमेर में। तो अजमेर में मत्था टेकता है, और उसके बाद में ख्वाजा साहब की दरगाह पर मत्था टेकने के बाद में अजमेर में एक दुर्ग बना हुआ है जिसको नाम दिया जाता है विद्वानों मैगजीन दुर्ग। तो अजमेर का मैगजीन दुर्ग, जिसका दूसरा नाम है अकबर का किला। अकबर का किला, और इसी अकबर के किले में ठहर गया, क्योंकि मैगजीन दुर्ग एक ऐसा दुर्ग था मुगल वंश के अगर बात करें तो, कि जहां पर संपूर्ण जो मुगलों का जो गोला बारूद था वो गोला बारूद इसी दुर्ग में रखा जाता था। तो इसी मैगजीन दुर्ग में यहाँ पर अस्त्र शस्त्र गणना के लिए, विशेष काम के लिए यहाँ पर जहांगीर रुका हुआ था। तो काफी दिन वेट किया, सन 1615 में आया, लेकिन यहाँ पे जहांगीर ठहरा हुआ अजमेर में, दिल्ली जा नहीं रहा है। तो अंततः सर टॉमस रो ने दिल्ली से यहाँ पर मूव किया और पहुंच गया मैगजीन दुर्ग अजमेर में, और अजमेर के मैगजीन दुर्ग में जाकर के मुलाकात की किससे? जहांगीर से। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पुटअप हो चुका है कि सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में की। तो ये मुलाकात हुई थी मैगजीन दुर्ग में। ठीक है, मैगजीन दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है? अजमेर में। तो याद रखिएगा, ये मुलाकात जहांगीर से होती है 10 जनवरी सन 1616 में। 10 जनवरी 1616 में। तो 10 जनवरी 1616 को मुलाकात हुई थी सर टॉमस रो की जहांगीर से, और उसके बाद जहांगीर से सर टॉमस रो ने पूर्ण व्यापारिक अनुमति प्राप्त की। पूर्ण व्यापारिक अनुमति। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपके सामने आए कि भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक स्वीकृति किसने प्राप्त की, तो याद रखना उसका नाम होगा विलियम हॉकिंस। लेकिन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम पूर्ण व्यापारिक स्वीकृति किसने प्राप्त की, तो नाम आएगा सर टॉमस रो। और जैसे ही पूर्ण व्यापारिक स्वीकृति मिलती है, अब भारत में सूरत के अलावा आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच, यानी कि उत्तरी भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में फैक्ट्री लगना शुरू होती है। साथ ही दक्षिण भारत की ओर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई, दक्षिण भारत की ओर गए, और दक्षिण भारत के अंदर याद रखिएगा, दक्षिण भारत में सन 1639 में पहुंच करके जमीन खरीदी और एक नगर बसाया जिसे नाम दिया जाता है मद्रास। और मद्रास नगर के निकट ही दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री लगी थी जिसका नाम था जगह का मूसलीपट्टनम। तो प्रश्न आए कि दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री किस जगह लगाई गई थी, तो वो लगी थी मूसलीपट्टनम में। ठीक है, मद्रास नगर की स्थापना कब हुई? 1639 में। देन उसके बाद में अब जगह बची थी पूर्वी भारत की ओर। तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत की ओर यहाँ पे बढ़े, उधर फैक्ट्री लगाना शुरू करते हैं, और पूर्वी भारत की ओर बढ़ करके सन 1700 ईस्वी में पूर्वी भारत में जाकर के जमीन खरीदी गई, और सन 1700 में जमीन खरीद करके पूर्वी भारत में याद रखिएगा फैक्ट्री लगाई जाती है हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे। तो हुगली नदी के किनारे सन 1700 ईस्वी में फैक्ट्री लगाई गई थी, और सन 1700 ईस्वी में ही एक नगर बसाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसे नाम दिया जाता है कलकत्ता। साथ ही किला बनाया गया था इसी कलकत्ता में जिसे नाम दिया गया फोर्ट विलियम, और इसी फोर्ट विलियम से अंग्रेजों ने भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करना शुरू किया था। तो फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता में। यही फोर्ट विलियम आगे चल करके भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय बना था। ठीक है, तो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय भी किसे बोला जाता है? फोर्ट विलियम, जो कहाँ पे है? कलकत्ता में। और कलकत्ता की स्थापना हुई थी सन 1700 में। ठीक है, कलकत्ता नगर की जो स्थापना है तो वो की थी यहाँ पे चाणक्य के द्वारा की गई थी, सन 1700 ईस्वी में हुई थी। हुगली नदी के किनारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाती है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, सन 1707 में मुगल वंश के अंतिम प्रतापी शासक जिनका नाम था औरंगजेब, मुगल वंश के अंतिम प्रतापी शासक का नाम क्या था? औरंगजेब। और सन 1707 में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद अब दिल्ली का सिंहासन हिल गया। अब दिल्ली के सिंहासन पर कोई प्रतापी शासक नहीं था, और इसी मौके का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने फायदा उठाए थे किस तरीके से? भारत में उन्होंने
भारत में किस तरीके से उन्होंने अपने शासन की नींव डाली, किस तरीके से उन्होंने अपने कानूनों का यहाँ पे निर्माण करना शुरू किया, कौन कौन से अधिनियम आए, और इन्हीं अधिनियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे जो कहलाएगा भारतीय संवैधानिक विकास कालक्रम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में फिर से चर्चा करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि हमारे लोग एक जो टॉपिक्स जो आपको अभी पढ़ाया गया है, इस टॉपिक्स के जो नोट्स हैं, साथ ही लोगों के टॉपिक्स के जो टेस्ट सीरीज हैं, गत परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं या आगामी जो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी का जो आधार बेस बना करके हमारे जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होगी। बाकायदा नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और इन सब के लिए हमारा जो मोबाइल ऐप है वरदान डिजिटल क्लासेस के नाम से, उस पर आप जा करके उन सभी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।